हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वयिंग की जब आंखें खुलती हैं और वो वांग जी को अपने पास लेटा हुआ देखता है तो उसे अचानक गिल्टी फील होता है। रात को जो भी कुछ उन दोनों के बीच हुआ था उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो वांग जी को ब्लैंकेट उड़ाता है, अपने कपड़े पहनता है और उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था उसका सारा एविडेंस मिटाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। होटल के बाहर जाने के बाद उसे ह्वेसांग अपनी कार के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। साथ में जंगछा भी खड़ा हुआ था। जंगछा वुयिंग को देखकर कहता है, तुम कहाँ थे? वुयिंग कहता है, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं थोड़ा लेटने के लिए गया हुआ था। वो ह्वेसांग से पूछता है, नी ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई लंजा के बड़े भाई के फ्रेंड है ना? ह्वेसांग कहता है, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वुयिंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उसका घर कहाँ है? उसे सच में किसी को घर छोड़कर आना चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा बियर पी ली है। ऐसा वो मजाक करते हुए कहता है और जेंगछा के शोल्डर्स पर हाथ रख लेता है। जेंगछा तुरंत उसे स्मेल करता है और उससे पीछे हटते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये तुमसे ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? वुयिंग तुरंत सोचने लगता है शायद उसके अंदर से लंजा की अल्फा सेंट आ रही होगी। वो जेंगछा से हंसते हुए कहता है, सॉरी, मैं लंजा को बेसमेंट में छोड़ने के लिए गया था ना, तो शायद उसकी थोड़ी सेंट मेरे ऊपर भी आ गई है। ह्वेसांग वुयिंग से कहता है, मैं लांगवांग जी को घर छुड़वा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वुयिंग कहता है, थैंक्स नी ब्रदर, और वो जेंगछा को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद वुयिंग शावर लेता है और उसके बाद वो अपने डर्टी क्लोथ्स को देखता है जो फ्लोर पर पड़े हुए थे। वो उन्हें उठाता है तो उनसे अभी भी थोड़ी थोड़ी सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। रात की मेमोरीज फिर से उसके दिमाग में आ जाती हैं और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसे ये तो पता था कि उसने वांगजी के साथ क्या किया था, पर ऐसा क्यों हुआ वो नहीं समझ पा रहा था। रात को जैसे वो एक टिपिकल ओमेगा की तरह बिहेव कर रहा था जो अपने हीट में हो। वुयिंग कभी भी आज तक हीट में नहीं हुआ था तो वो सोचने लगता है शायद वो सब कुछ ड्रिंक की वजह से हुआ होगा। पर उसे अभी भी गिल्टी और अशेम्ड फील हो रहा था और उसे पता था कि लंजा हमेशा से उससे नफरत करता आया है और अगर उसे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है तो वो वुयिंग को देखना तक बंद कर देगा और उन दोनों के बीच सब कुछ बदल जाएगा। ये बात सोच सोचकर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था। तभी उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, कहीं लंजा का भी फर्स्ट टाइम रहा होगा? जैसा फेस लेकर वो घूमता है उस बड़ी बड़ी को शायद ही कभी किसी ने किस किया होगा। पर मैं ये जज करने वाला कौन होता हूँ? मेरा भी तो ये फर्स्ट किस था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में राइट पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट किस लंजा के साथ होगा। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था तभी जेंगछा वुयिंग के रूम के बाहर आवाज़ देता है, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ रहे हो या नहीं? वुयिंग कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जेंगछा उसके रूम में अंदर आ जाता है और उससे कहता है, तुम कर क्या रहे हो? और इन डर्टी क्लोथ्स को बास्केट में डाल दो, इनसे कितनी स्मेल आ रही है। जेंगछा ऐसा कहकर उन क्लोथ्स को उठाता है। तभी वुयिंग घबराते हुए उससे वो कपड़े तुरंत छीन लेता है और उससे कहता है, मैं डाल दूंगा, तुम इन्हें टच मत करो। जेंगछा कहता है, जो भी करना है जल्दी करो, मॉम आने वाली होंगी और तुम्हारा गंदा रूम देखा तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। मंडे मॉर्निंग हो चुकी थी पर वुयिंग ने अपने रूम को अभी तक क्लीन नहीं किया था। इनफैक्ट उसने उन कपड़ों को भी नहीं धोया था, क्योंकि उन कपड़ों के साथ वांगजी के उस सेंट के साथ उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था। जेंगछा उसे उसके रूम से उठाता है और ज़बरदस्ती स्कूल ले जाता है। वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी का सामना कैसे करेगा। वो लोग जब लॉकर रूम जाते हैं तो वांगजी अपने लॉकर रूम के पास ही खड़ा था। वुयिंग का माइंड जैसे उसे देखकर एकदम काम करना बंद ही हो गया था। वांगजी अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वुयिंग मन में सोचता है उसे कभी ना कभी तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। वो एक गहरी सांस लेता है और वांगजी से कहता है, लंजा, फ्राइडे नाइट को जो भी कुछ हुआ। इससे पहले कि वुयिंग अपनी बात कंप्लीट करता, वांगजी उससे कहता है, क्या हुआ था फ्राइडे नाइट को? वुयिंग एकदम शॉक्ड खड़ा रह जाता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड भी, और सोचने लगता है क्या लंजा प्रिटेंड करना चाह रहा है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जैसे उसका दिल एकदम से बैठ जाता है, पर वो खुद से कहता है, ये तो अच्छा ही है ना, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो एक फोर्स्ड स्माइल देते हुए कहता है, कुछ नहीं लंजा, मैं बस सरप्राइज्ड रह गया था तुम्हें फ्राइडे नाइट उस पार्टी में देखकर, क्योंकि पहले तुम्हें कभी पार्टीज में नहीं देखा ना। वांगजी उससे रिडिकुलस कहता है और लॉकर रूम से बाहर निकल जाता है। वुयिंग उसे जाते हुए देखता है और उसकी स्माइल एकदम गायब हो जाती है।
पर वो खुद को समझाता है शायद ये सही डिसीज़न है। क्लास में पूरे दिन वुयिंग बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे उसकी और वांगजी के बीच सच में कुछ हुआ ही ना हो। वो यूजुअली वांगजी की तरफ विंक करता है और उसे टीज करता है। उसे पता था कि इस वक्त लंजा के साथ दूरी बना लेना ही सबसे सही डिसीज़न होगा, पर क्योंकि अब वो वांगजी का ओमेगा बन चुका था, उसका मन वांगजी के टच के लिए तड़प रहा था। वो उसके पास जाकर बैठना चाहता था और उसे हग करना चाहता था। वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और वांगजी से दूरी ही बनाए रखता है। जेंगशा ये देखकर उससे कहता है, आज तुम वांगजी को हमेशा की तरह परेशान नहीं कर रहे, फाइनली तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस आ गया है। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस आज उसे ब्रेक दे रहा हूँ। हालांकि मन में उसे पेन फील हो रहा था। क्लास खत्म होने के बाद ह्वेसांग और वुयिंग साथ में घूम रहे थे और जेंगशा का बास्केटबॉल प्रैक्टिस से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वुयिंग देखता है कि एक कॉर्नर पर वांगजी खड़ा हुआ था और किसी से बातें कर रहा था। वुयिंग ह्वेसांग से पूछता है, नी ब्रदर, वो कौन है जिससे लंजा बातें कर रहा है? ह्वेसांग उस तरफ देखते हुए कहता है, उसका नाम चिंसू है, वो एक ओमेगा है। मिड सेमेस्टर में ही उसका ट्रांसफर इस स्कूल में हुआ है। वो जिनजुशन के कुछ रिलेशन में है शायद। हालांकि वुयिंग इन सारी ही बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने जब ये सुना था कि वो लड़की एक ओमेगा है और एक ओमेगा उसके अल्फा से बातें कर रही है, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की लंजा से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी और वांगजी पोलाइटली उसके आंसर्स दे रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, लंजा उसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा है, उससे दूर क्यों नहीं जा रहा है, वो किसी और ओमेगा को अपने पास कैसे आने दे सकता है। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी ह्वेसांग कहता है, वो काफ़ी प्रिटी है ना और स्वीट भी है। वुयिंग का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसका अल्फा, जिसके साथ कुछ दिनों पहले ही उसने रात बिताई थी और उस अल्फा ने उसे अपना ओमेगा कहा था, वो किसी और के साथ फ्रेंडली हो रहा था। ह्वेसांग अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वुयिंग फाइनली रियलिटी में वापस आता है। ह्वेसांग उससे कहता है, वीर ब्रदर, आप एक ओमेगा है? वुयिंग एकदम फ्रीज हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? ह्वेसांग उसे खींचते हुए बाथरूम में लेकर आता है और उससे कहता है, मैंने कभी भी आपके अंदर से ओमेगा सेंट आती हुई फील नहीं की, पर आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ओमेगा सेंट आ रही है। क्या तुम नॉर्मली सेंट ब्लॉकर्स यूज़ करते हो? अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास बैग में है। वुयिंग ह्वेसांग को समझाना चाहता था कि आज तक कभी भी उसकी कोई सेंट नहीं थी। वो ह्वेसांग से कहता है, ह्वेसांग, नॉर्मली मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो अचानक से घबराने लगता है तो ह्वेसांग उससे कहता है, डोंट वरी वे ब्रदर, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को ना पता चले कि आप एक ओमेगा हैं तो वो आपकी चॉइस है। बहुत लोग अपने सेकंड जेंडर्स छुपाते हैं और सेंट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वुयिंग ह्वेसांग से थैंक्स कहता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो अपनी ओमेगा वाली आइडेंटिटी लोगों से छुपा रहा था। सच ये था कि वो आज तक कभी भी ओमेगा के रूप में प्रेजेंट ही नहीं हुआ था। पर उस पार्टी के बाद से, जब से वो वांगजी के कांटेक्ट में आया है, वुयिंग की बॉडी रिएक्ट करने लगी है। उस रात शावर लेने के बाद वुयिंग जांग यानली के रूम में जाता है। वो यानली के रूम से कुछ सेंट ब्लॉकिंग पैचेस लेकर आता है। वो अपने रूम में वापस आता है और सोचने लगता है, उसे जेंगशा से इस बारे में बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील होने लगे हैं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पर वुयिंग ये बातें किसी से नहीं कर पाता। कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदलने लगते हैं। वो घर पर नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश करता था। हालांकि कुछ दिनों से उसे काफ़ी आलसी फील हो रहा था। वो अक्सर बेड पर लेटा रहता और कम खाया करता। हर वक्त उसे वांगजी की उस सैंडलवुड सेंट के लिए क्रेविंग्स होती रहती थी। इसलिए वो हमेशा जेंगशा के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस में जाता था और जहाँ वांगजी का लॉकर रूम था वहीं घंटों खड़ा रहता और उसके लॉकर रूम को स्मेल करता रहता। वो वांगजी के नज़दीक नहीं जाता था, पर उसे प्रैक्टिस करते हुए हमेशा दूर से ही देखता रहता और मुस्कुराता रहता। वांगजी की अल्फा सेंट उसे एक अजीब सा कंफर्ट और प्रोटेक्शन फील कराती थी। ह्वेसांग ने कई बार वुयिंग को इस तरह वांगजी को घूरते हुए देखा था, पर उसने कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। अब ऑलमोस्ट उस बात को 2 महीने बीत चुके थे। वुयिंग को लग रहा था कि अब उसे सच में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो और भी ज़्यादा लेज़ी फील करने लगा था। एक दिन जब वो जेंगशा के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखने के लिए आया हुआ था, अचानक उसे काफ़ी वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा हुआ जाता है।
विंग जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है दरवाजे के सामने वांग जी खड़ा हुआ था। विंग एकदम नॉर्मल एक्ट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाय लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या प्रैक्टिस ओवर हो चुकी है? वांग जी उससे कहता है, अभी नहीं, पर होने वाली है। कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग उससे जवाब देता है, हाँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वांग जी उससे कहता है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। विंग कहता है, शायद कैफेटेरिया में आज जो मैंने फूड खाया वो मुझे सूट नहीं किया, पर अब मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगता है, पर वांग जी तुरंत उसके नज़दीक आता है और अपना हाथ विंग के फोरहेड पर रख देता है। दोनों के बीच सडन कांटेक्ट की वजह से विंग एकदम सरप्राइज्ड रह जाता है। उसका पूरा चेहरा ब्लश करने लगता है और वो वांग जी से पूछता है, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी उससे कहता है, विंग, तुम्हारी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है। वो तुरंत अपने जिम बैग से एक हुडी निकालता है। वो उस हुडी को विंग को दे देता है और अपना फ़ोन चेक करते हुए उससे कहता है, ब्रदर मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना विंग। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स लंजा। वांग जी के जाने के बाद विंग उसकी हुडी को स्मेल करने लगता है और वो सेंट उसे काफ़ी सूदिंग लग रही थी। उसे जो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगता है। अगले दिन विंग और ह्वेसांग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग वांग जी को देखकर कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हारी हुडी लाना भूल गया। पर वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं। हालांकि ये बिल्कुल झूठ था। विंग जानबूझकर उस हुडी को नहीं लाया था क्योंकि वांग जी की वो हुडी अब उसे काफ़ी कंफर्ट फील कराती थी। ब्रेकफास्ट करते करते अचानक फिर से विंग को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। ह्वेसांग उससे कहता है, ब्रदर, अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। अगर मेरी जगह यहाँ कोई और बैठा होता जो तुम्हें ठीक से नहीं जानता होता, उसे पक्का लगता कि ये तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस है। ये सुनने के बाद तो विंग जैसे एकदम फ्रीज हो जाता है। इतनी बड़ी बात उसने कैसे नेग्लेक्ट कर दी? उस दिन जब वो वांग जी के साथ था, उन लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की थी। अब उसके दिमाग में ये स्कैरी थॉट घूमने लगता है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकता है? उसके बाद वो उस दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं जाता। वो सीधे जंगछा को मैसेज करता है कि वो घर जा रहा है और वो सीधा एक फार्मेसी शॉप की तरफ जाता है। वहाँ वो प्रेगनेंसी किट लेता है और सीधा घर आता है। ये देखकर उसे रिलीव्ड फील होता है कि अंकल जांग और आंट यू घर पर नहीं थे। अंकल जांग शायद अपने वर्क पर गए हुए थे और आंट यू अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। वो बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेता है और उसके बाद जैसे उसके चेहरे का कलर एकदम गायब हो जाता है। उसे 2 रेड लाइंस नज़र आती हैं, जिसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सोचने लगता है, मैं क्या करूं? ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं केवल 17 साल का हूं और एक ड्रंकन मिस्टेक की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूं। मैं सबको कैसे बताऊंगा? तभी उसे बाहर से आंट यू की आवाज़ सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कहती है, विभूषण, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने शूज़ इस तरह एंट्रेंस पर पड़े हुए मत छोड़ा करो। जल्दी नीचे आओ और ग्रोसरीज अंदर तक रखवाने में मेरी मदद करो। आंट यू की आवाज़ सुनकर विंग बुरी तरह घबरा जाता है। वो कैसे भी खुद को संभालता है और बाथरूम से बाहर आता है। हालांकि इस वक्त उसे फील हो रहा था कि काश उसके पेरेंट्स उसके साथ होते जो उसे समझा सकते, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। तभी उसके रूम में आंट यू वहाँ आती है और गुस्से में उससे कहती है, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ? तभी आंट यू की नज़र पास ही में पड़ी हुई प्रेगनेंसी किट पर पड़ती है। विंग सोचने लगता है, आंट यू को अगर पता चला तो वो पक्का मुझे घर से बाहर कर देंगी। आंट यू उस प्रेगनेंसी के रिजल्ट को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और विंग से कहती है, इम्पॉसिबल। विंग सोच रहा था आंट यू पक्का उससे बहुत नाराज़ होंगी, पर वो विंग को उठने में मदद करती है और उसे किचन की तरफ लेकर आती है। दोनों के बीच में इस बीच बिल्कुल साइलेंस था। आंट यू टी बनाने में बिजी हो जाती है और विंग को एक वार्म कप हाथ में देती है। विंग की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। आंट यू उससे कहती है, तुम्हें इससे मदद मिलेगी, ये जिंजर टी है। कितना टाइम हो चुका है तुम्हारी प्रेगनेंसी को? विंग घबराते हुए कहता है, 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं। आंट यू उससे पूछती है, ये सब हुआ कब? विंग कहता है, मैं एक पार्टी में गया था और मैंने ड्रिंक कर ली थी, मुझे माफ़ कर दो आंट यू। विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है तो आंट यू उससे कहती है, रोना बंद करो, तुम्हें ये तो पता है ना कि इसके फादर कौन हैं?
वुयिंग आंट यू को सच बताना चाहता था, पर तभी उसे वांग जी की कही हुई वो लाइंस याद आती हैं जब वांग जी ने उससे कहा था कि उसे नहीं याद उस रात जो भी कुछ हुआ हो। और वो आंट यू की तरफ नामे सिर हिला देता है और अपना सिर झुका लेता है। आंट यू उससे कहती है, क्या तुम्हें फोर्स किया गया था? अगर कुछ भी गलत हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। वुयिंग कहता है, नहीं, उस दिन मैं ड्रंक था और पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आंट यू उससे कहती है, मुझे पता था कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, पर तुम ऐसी हरकत करोगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर फिलहाल मैं तुम्हें ये सब के लिए डांटना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें आगे क्या करना है। वुयिंग गिल्टी फील करते हुए कहता है, क्या हमें सबको बताना होगा? आंट यू कहती है, जब तक तुम ना चाहो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग को रिलीफ फील होता है और वो आंट यू से पूछता है, मुझे लगा था कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। आंट यू कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे नाराज़ हूँ, पर जो इस वक्त तुम्हारी कंडीशन है, मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती। तुम्हारी गार्जियन होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आंट यू वहाँ से चली जाती है। वुयिंग को काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा था। मंडे को आंट यू वुयिंग को एक लैब लेकर जाती है और वहाँ के रिजल्ट्स के बाद ये क्लियर हो जाता है कि वुयिंग सच में प्रेग्नेंट है। जब दोनों लैब के बाहर आते हैं, वुयिंग कार में बैठकर बहुत रोने लगता है। आंट यू उसके सिर पर हाथ फहराने लगती है और उससे कहती है, विभूषण, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर फिलहाल तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम क्या करना चाहते हो। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। आंट यू कहती है, जो भी तुम्हें ठीक लगे वही डिसीज़न लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम आराम से अच्छे से सोचकर डिसीज़न ले सकते हो। ऐसा कहकर वो कार चलाना शुरू कर देती है। पूरे रास्ते वुयिंग सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब उसकी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। क्या उसने जो फ्यूचर प्लान्स किए थे वो सब बेकार हो चुके हैं? वो एक सिंगल प्रेग्नेंट ओमेगा बनकर रह जाएगा, वो भी एक टीन ओमेगा, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी शर्मिंदगी झेलनी होगी। और अगर वो लंजा को ये सब में शामिल करता है तो उसकी गलती लंजा को भी सफ़र करनी पड़ेगी। वो दोनों ही अभी बहुत यंग है और लंजा के साथ ये फेयर नहीं होगा। वुयिंग बहुत सोचने के बाद आंट यू से कहता है, मैं इसे जन्म नहीं दे सकता। आंट यू हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट रखती हूँ। आंट यू क्लिनिक में कॉल करती हैं और वो फ्राइडे वाले दिन वुयिंग के लिए अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट ले लेती हैं। अगले दिन से वुयिंग फिर से नॉर्मली स्कूल जाना शुरू कर देता है। वो नॉर्मल ही एक्ट करता है। जब वो स्कूल में वांग जी को देखता है तो वो उसके पास जाकर बात करने का सोचता है, अपनी सिचुएशन को लेकर थोड़ी हिंट देने का सोचता है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, वुयिंग, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तुम स्कूल नहीं आए थे। वुयिंग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, बस मेरे स्टमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट है, इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा पाना है। वो वांग जी को पूरी तरीके से सच नहीं बताता। वांग जी उससे आगे कुछ पूछ नहीं पाता, बल्कि कंफ्यूज होकर उसे बस देखता ही रहता है। तभी वुयिंग कहता है, लंजा, मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, पर ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? वांग जी कहता है, मैं डिग्री के लिए अप्लाई करूँगा। और तुम? वुयिंग कहता है, शायद मैं बिजनेस करूँगा, और हो सकता है किसी पॉइंट पर आकर मैं एक फैमिली भी शुरू करूँ। तुम्हारा क्या कहना है लंजा? क्या तुम अपनी फैमिली चाहते हो? वुयिंग एक गहरी सांस लेकर सोचने लगता है कि वांग जी इस बात का क्या जवाब देगा। वुयिंग कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम एक अच्छे से ओमेगा के साथ अपनी फैमिली बना सकोगे और तुम दोनों के ब्यूटीफुल बेबीज होंगे। काफ़ी सारे ऐसे ओमेगाज होंगे जो तुम जैसा हॉट अल्फा चाहते होंगे। पर वांग जी तुरंत उसे जवाब देता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे किसी ओमेगा के साथ अपनी फैमिली शुरू नहीं करनी है। ये सुनने के बाद वुयिंग का दिल फिर से बैठ जाता है, पर वो फिर भी वांग जी को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, टू बैड लंजा, आई एम श्योर तुम्हारे आसपास जितने भी ओमेगाज होंगे उन्हें बहुत बुरा फील होगा। वांग जी कोई जवाब नहीं देता। तभी वुयिंग कहता है, एनीवेज अब मुझे चलना चाहिए, सी यू सून लंजा। वो वहाँ से जाने लगता है इससे पहले कि वांग जी के सामने उसके आंसू निकलने लगे। घर जाने के बाद वो फिर से वांग जी की वही ब्लू हुडी निकालता है और उसे पकड़कर ही बेड पर लेट जाता है।
वांग जी की वो सैंडलवुड स्मेल धीरे धीरे उसमें से गायब होने लगी थी, पर अभी भी वेइंग को उस हुडी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। और आखिरकार अब फ्राइडे का दिन आता है, जिस दिन वेइंग को अपने अबॉर्शन के लिए जाना था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।